आपकी एकेडमिक लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी जो करियर वाली लाइफ है वो कैसी होने वाली है, ये एग्जैक्टली डिपेंड करेगा कि आप आने वाले 2 साल में कैसे अपना जीवन बिताते हो। अरे अब तो होली आएगी और अब तो मजे मारेंगे, ऐसा क्या उखाड़ लिया आपने पूरी 12th में जो 10th में जो आपको मजे मारने हैं? घर, ट्यूशन, क्लास, पढ़ाई, नंबर, रिपोर्ट कार्ड, मार्क्स, यही चलता रहेगा। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, आप बस किसी तरीके से हमारे लड़के के नंबर दिलवा दो, हम अपने लड़के को साइंस दिलवाएंगे। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद जॉब होना भी एक लग्जरी हो जाएगी। 100 लोग अगर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद 5 या 10 लोगों को नौकरी मिले। हाँ जी, 10th ग्रेडर्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। कैसी भी पढ़ाई करी आपने, टूटी फूटी, रात रात को पढ़े, नहीं पढ़े, आधा अधूरा सिलेबस किया, आधी 10th ढंग से बिताई, आधी में बर्बाद हो गए, शुरू से ही ध्यान नहीं दिया, एंड में आके ध्यान दिया कि चलो पास ही हो जाएं। अब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पूरी तरीके से बदलने की, अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की। ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ एट द लेवल ऑफ योर बिहेवियर, एट द लेवल ऑफ योर पर्सनैलिटी, एट द लेवल ऑफ योर माइंड, एट द लेवल ऑफ योर ब्रेन। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज, बिकॉज आप 11वीं में जा रहे हैं, अब 11th और 12th आपके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। आपकी स्कूल लाइफ के सिर्फ 2 साल हैं आपके पास। आप खुद सोचो, आपको पता चला कब 8th हो गई, कब 9th हो गई, कब 10th हो गई? पता नहीं चलेगा ये 2 साल कब चले गए आपके। इन 2 सालों के अंदर अंदर आपका जो एक डेवलपमेंट होगा, आपके दिमाग के स्तर पे, आपके मन के स्तर पे, आपकी पर्सनालिटी के स्तर पे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप 12th के बाद अपना जीवन, अभी मैं एकेडमिक लाइफ की बात कर रहा हूँ स्पेशली, आपकी एकेडमिक लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी जो करियर वाली लाइफ है वो कैसी होने वाली है, ये एग्जैक्टली डिपेंड करेगा कि आप आने वाले 2 साल में कैसे अपना जीवन बिताते हो। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप ऑब्जर्व करो बैठ करके। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, आपके पास में कुछ दिन बचे हैं, आप ध्यान से अपनी पूरी 10th क्लास की जर्नी को बैठ के ऑब्जर्व करो कि अब तक हम कैसे जीते आए, कैसी हरकतें थी हमारी, कैसा पैटर्न था हमारा जीने का, हमने किस किस वजहों से अपनी पढ़ाई नहीं करी, हमने हमारे टीचर के समझाने के बावजूद भी क्लास में बैठे थे, टीचर ने सामने डराया, मोटिवेट किया कि पढ़ लो नहीं तो बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, उस टाइम पे मोटिवेट हुए, समझ में आया, घर भी गए, कुछ टाइम तक सब अच्छा चला, उसके बाद वापस से वैसे ही हो गए जैसे आप थे। अपने आप से पूछो क्यों हुआ ऐसा। इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा घुस गए, पूछो अपने आप से क्यों किया ऐसा। ये पता होने के बावजूद भी कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, या आपको साइंस चाहिए, या आपको कॉमर्स चाहिए, या आपको कुछ भी करना है, ये सब पता होने के बावजूद भी आपने क्यों वो नेसेसरी स्टेप्स नहीं उठाए जो आपको लेने चाहिए थे। अपने आप से पूछो। पहले आप बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, धीरे धीरे आपका एक डिग्रेडेशन आ गया, अपने आप से पूछो क्यों आया वो। आप कैसी संगत में बैठने लगे, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा हो गया, आप क्या कंटेंट कंज्यूम करने लग गए, आप किन लोगों को देखने लग गए, आप किस तरह की चीजें पढ़ने लग गए। जाकर के ऑब्जर्व करो, क्योंकि अब ये जो आने वाले 2 साल हैं इसको आपको वैसे नहीं बिताना है जैसे आपने ये साल बिताया है। अपने आप से सवाल करो, कैसा बिहेवियर था हमारा, क्या पैटर्न्स थे हमारे, रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं ना कुछ, वो क्या थे। ये सब शांति से बैठ के होगा, आराम से नोटबुक पेन लेकर के अकेले में बैठो, कोई फोन नहीं, कोई घर वाले नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, अकेले में बैठो और अपने आप से जरा पूछो कि पूरे साल भर में क्या ऐसे हमारे बिहेवियर्स थे जिसकी वजह से हमारा डाउनग्रेड हो गया। ठीक है, और जरूरी नहीं है सबका ही ग्राफ नीचे गया हो, कई लोगों का ग्राफ बहुत अच्छा भी गया होगा, कई लोगों का ग्राफ एवरेज भी होगा, उनके लिए भी मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि 11th और 12th के बारे में मुझे बहुत बात करनी है, इंपॉर्टेंट बातें। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है सभी का ग्राफ नीचे गया होगा, कई लोगों का ग्राफ एवरेज होगा, कई लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होगी। नंबर 1, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। नंबर 2, फाइंड द रीजंस बिहाइंड देम, कि हम जो ऐसे हो गए थे क्यों हो गए थे। उसके बाद अपने आप से पूछो, ऐसे होने के बाद उस चीज ने हमारे साथ क्या गलत या सही किया, और अब आप उसको कैसे बदलोगे। अब आप क्या ऐसे नेसेसरी स्टेप उठाओगे, ऐसे हार्ड स्टेप्स उठाओगे जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। नंबर 2, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। आप कोई भी स्ट्रीम लें, आप साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, आप अब अपनी वीकनेस पे काम करना चालू करो। आपको लगता है हम मैथ्स में वीक हैं पर हमें साइंस पसंद है, तो जस्ट गो एंड वर्क ऑन योर मैथ्स। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, जाइए जाकर के अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढंग से ठीक कीजिए। आपको एलसीएम तक लेना नहीं आता, मैं सही बात, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है मेरे घर के पास, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, पिछले 5-6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे
पता है। कितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, 10th क्लास के ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया है जिनको LCM तक लेना नहीं आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि आप में से भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ नहीं आता है, इसमें दुख नहीं मनाना है। क्यों नहीं आता है, यह मेन दिक्कत है। क्यों नहीं आता है, आना चाहिए। आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, जाइए जाकर के आप, और मैं तो बार बार बोलता हूं, ये जो माँ बाप होते हैं ना 30 दिन में इंग्लिश क्लासेस डलवा देते हैं, स्पीकिंग कोर्स करा देते हैं, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूं, ये जितनी भी इंग्लिश क्लासेस खुली हुई है ना, आपके आसपास भी होंगी, आपके माँ बाप के दिमाग में एक चीज बैठी रहती होगी, भैया पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चे को इंग्लिश जरूर, स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स कराएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने से आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं बदल जाएगा जिससे आप एक फ्लुएंट इंग्लिश सीखें या सीख पाएं, नहीं हो पाएगा वो। हाँ, शुरुआत में आपको पता चल जाएगा टेंसेस के बारे में, थोड़ा सा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? इंग्लिश अगर आपको सीखनी है ना, जेन्युइनली बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इंग्लिश में लोगों को सुनना चालू कीजिए। अगर आप सिर्फ सुनना भी चालू कर देंगे ना, जरूरी नहीं है कि आप बोल भी पाए, क्योंकि माहौल नहीं होता वैसा, किसके साथ बात करोगे आप? सिर्फ अगर इंग्लिश के इंटरव्यूज देख रहे हैं, हॉलीवुड डायरेक्टर्स हैं, उनकी मूवीज हैं, या उनके इंटरव्यूज होते हैं, या हमारे भारत के अंदर इतने सारे लोग हैं जो इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियोस को सुनो। नेटफ्लिक्स पे इतनी सारी सीरीज देखते हो ना, वो इंग्लिश में हो, उनको इंग्लिश में देखो, हिंदी में उनको मत चेंज करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखोगे कि अच्छा, ये बात, जब ये वाली बात बोल रहा होता है कि इसके पास में कुछ हुआ था, तो ये कैसे सेंटेंस को फ्रेम करता है। उसके बाद जब आप अकेले में होते हो ना, तो ट्राई किया करो कि अगर मुझे अपने बारे में 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मुझे वो बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी या कैसे बताऊंगा, तो उसको फ्रेम करने की कोशिश करो। ऐसे आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी। क्लासेस में जा सकते हो, जाओ, लेकिन वो कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर देगा आपके लिए, आपके पास पैसे ही जाएंगे और कुछ नहीं है। आपको अगर ढंग से इंग्लिश सीखनी है ना, आप इंटरव्यूज देखो, इंग्लिश के इंटरव्यूज देखो, इंग्लिश सीरीज देखो, इंग्लिश मूवीज देखो विद सबटाइटल्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लर्निंग पावर बहुत कमजोर है, तो उसको ठीक करो। अगर आप, स्पेशली अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, तो आपको लर्निंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भैया वहां पे लिखना है और अच्छा खासा लिखना है, ठीक है? तो आपकी लर्निंग पावर अच्छी होनी चाहिए। आपकी लर्निंग पावर बहुत कमजोर है, मुझे याद नहीं होता, तो जाकर के तरीके ढूंढो। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पे आपकी जो मेमोरी है उसको कैसे ट्रेन किया जाता है, लर्निंग पावर कैसे एनहांस करें, ये सब आपको सिखाया जाएगा वहां पे, तो सीख लो, अपनी लर्निंग पावर को बढ़ाओ। कोई भी ऐसा नॉर्मल बुक उठा लो, चैप्टर उठा लो और अपने कुछ तरीके निकालो। ये आपके पास में वक्त है, आपकी 11th क्लास शुरू होने से पहले आपके पास में टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो। अरे अब तो होली आएगी और अब तो मजे मारेंगे, ऐसा क्या उखाड़ लिया आपने पूरी 12th में, जो 10th में जो आपको मजे मारने हैं? अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि होली मत मनाओ या मस्ती मत करो, ठीक है, आपका टाइम है, आप इंजॉय करो, आप पहले भी कर ही रहे थे, अभी भी करो, लेकिन अब कॉन्शियस हो जाओ कि भाई अब थोड़ा सा सीरियस की ओर बढ़ लेते हैं जरा लाइफ में। मस्ती मजाक अपनी जगह चलता रहेगा, 11th में भी चलेगा, 12th में भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चलता रहेगा, घूमना फिरना खाना पीना सब चलेगा, लेकिन आपको कॉन्शियसली चीज़ों को करना है, बेहोशी में मत करो। आपने अभी तक जो भी किया वो बेहोशी में किया है, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। यारी दोस्ती में पढ़े हैं तो पढ़ ही गए, किसी ने बोल दिया कि आजा चल इस वाली गेम में ऑनलाइन खेलते, तो खेल ही रहे हैं अपनी कॉपी किताबें बंद करके। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, जो भी चीज़ें करनी है होशो हवास में करो, बेहोशी में मत करो। होशो हवास में करोगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। नंबर 2 क्या स्टेप है आपको? तो नंबर 2 स्टेप यही है। तो दूसरा स्टेप यही है भैया, अपनी कमियों पे काम कीजिए। आपका मैथ्स वीक है, मैथ्स स्ट्रांग कीजिए, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश स्ट्रांग कीजिए, मेमोरी पावर कमजोर है, उसको स्ट्रांग कीजिए। बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया आपने, प्रोक्रेस्टिनेशन की वीडियो आपको मैं आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की वीडियो मिल जाएगी। बहुत ओवरथिंक करते हो, वीडियो सारी वीडियोस बना रखी है मैंने, जाकर के देख लेना। नंबर 3 स्टार्ट रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। जी हां, अभी से ही, क्योंकि जो किताबें आप पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में, वो शायद आपके जीवन में लॉन्ग टर्म तक कहीं काम नहीं आने वाली है। एज फार एज आप उसी फील्ड में नहीं जा रहे हैं, उसी फील्ड में आप PhD कर रहे हो या उसी फील्ड में आप डेप्थ में जा रहे हो एकेडमिक्स में अपने, उसी में ही आपको मास्टर्स भी करना है, वो एक अलग बात हो गई। आपको वो किताबें काम आएंगी जो आप अमेजोन पे जाकर के ऑर्डर करके मंगाते हो, क्योंकि वही आपको एक लाइफ का नया पर्सपेक्टिव दिखाएगी कि भैया दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मैं कुछ किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किताबें मंगाइए, एक किताब मंगाओ, सारी मत मंगाओ, एक किताब मंगाओ और अपने आप को ये चैलेंज दो कि मुझे ये किताब खत्म करनी है। बेशक 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, एक किताब को ढंग से पढ़ो। रूटीन बनाओ, एक दिन में 1 पेज, 2.5 पेज, 2 पेज पढ़ के सोना है रात को सोने से पहले, ठीक है? या कभी भी आपको जब भी फ्री टाइम मिले,
मेरे लिए बेस्ट रात का टाइम बेस्ट होता है। मैं रात को सोने से पहले 2-2.5 पन्ने पढ़ के सो जाता हूँ, जो भी मेरी किताब चल रही होती है। रीडिंग बुक्स, प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज बुक्स विल गिव यू अ कंप्लीट डिफरेंट एंड अ कंप्लीट न्यू पर्सपेक्टिव। तो जब आप अपनी क्लास में बैठे होंगे, जब आप अपने ट्यूशन में बैठे होंगे, जब आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने आसपास जब आप लोगों को देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है भाई, ये हम भी इसी बबल में हैं। तब आपको समझ में आएगा कि इस बबल से बाहर निकलना है। तो आपको तब एक्चुअली में तब आपको एक इंसाइट आएगा कि भाई एक्चुअली में कुछ और चल रहा है गेम। ये जिस बबल में मैं जी रहा था या जी रही थी, ये तो वो क्या बबल है, ये घर, ट्यूशन, क्लास, पढ़ाई, नंबर, रिपोर्ट कार्ड, मार्क्स, यही चलता रहेगा। घर वाले थोपते रहेंगे, हम अपने बच्चे को यूपीएससी कराएंगे, वो बोलेगा हम अपने बच्चे को आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी में डलवाएंगे। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, आप बस किसी तरीके से हमारे लड़के के नंबर दिलवा दो, हम अपने लड़के को साइंस दिलवाएंगे। आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या चलता है इन लोगों के दिमाग में। मतलब लिटरली मैं अभी कल परसों शेयर कर रहा था एक बात अपने क्लास में ही, कि मैं क्लास में बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स को एक्चुअल में पता भी है कि दुनिया में चल क्या रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पे काम कर रहा है भाई। अभी आई थिंक पता नहीं कौन सी कंट्री है, मैं नाम भूल गया, आई थिंक जापान, उसने कंप्यूटर बना दिया CL1 नाम का, जहां पे कंप्यूटर के अंदर इंसान के ब्रेन सेल्स को लगा दिया है और ब्रेन सेल्स से वो कंप्यूटर चल रहा है। कैन यू इवन इमेजिन? कौन सी कंट्रीज है जहां पे एक डील साइन हुई है, वहां पे अब उनकी आर्मी जो मिलिट्री है उनकी, उसके अंदर अब रोबोट्स आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप कॉन्शियसली थोड़ा सा जीवन को जीना चालू कीजिए, नहीं तो भीख मांगेंगे। आने वाले वक्त में, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नौकरी होना भी लग्जरी हो जाएगी। आज की डेट में किसी के लिए जॉब पा लेना एक बहुत एवरेज सी बात है। हाँ ठीक है, नौकरी लग गई, सभी की तो लग रही है, सभी की तो लग रही है। आज की डेट में लग्जरी लाइफ क्या होती है कि भैया कोई बंदा यूट्यूबर है, 10-15 लाख 20 लाख कमा रहा है, या किसी के करोड़ों रुपए का बिजनेस स्टार्टअप बना दिया, तो वो एक लग्जरी लाइफ मानी जाती है, क्योंकि 100 में से कोई एक बंदा कर पा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं तो 100 में से 90 लोग जॉब कर रहे हैं, 80 लोग जॉब कर रहे हैं। तो यहां पे ये चीज हमें एवरेज लगती है कि हाँ ठीक है, जॉब तो हो ही जाती है। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद जॉब होना भी एक लग्जरी हो जाएगी। 100 लोग अगर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद 5 या 10 लोगों को नौकरी मिले, बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पीक पे है, धीरे धीरे वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वही एआई कर रहा है। तो अगर एक कंपनी के अंदर मान लो 100 लोग हैं, तो कंपनी आई थिंक 50 या 60 लोगों को निकाल ही देगी, वो सिर्फ 30 या 40 लोगों को रखेगी। वो भी वही लोग होंगे जिनको एक्चुअली में उसके बारे में पता है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में। आप लोग कहां जी रहे हो गया भाई अभी निकल के ट्यूशन से बाहर 50 रुपए के फिंगर खाना, मोमोज खाना, पेप्सी पीना, हो गया अभी ये। इसको थोड़ा सा रोक लगाओ और थोड़ा सा देखो, होशो हवास में आ जाओ। जा करके यूट्यूब पे सर्च किया करो कि क्या चल रहा है, किस फील्ड में आपको जाना है, उस फील्ड में क्या क्या हो रहा है। मैं कहाँ पे था, मैं पेरेंट्स पे था, कि मैंने उनको बोला, उन बच्चों को, कि तुमको एक्चुअल में पता, तुम्हारे पेरेंट्स को एक्चुअल में पता भी है दुनिया में क्या हो रहा है, या वो एक ही चीज का राग अलापते जा रहे हैं। हमारा लड़का यूपीएससी करेगा, हमारा लड़का साइंस में जाएगा, हम अपने लड़के को कंप्यूटर साइंस दिलवाएंगे। मेरे टाइम पे 2013, 14, 15, 16, उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस वाले, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जो ब्रांच थी, उसके अंदर भर भर के लोग जा रहे थे, भर भर के। आज की डेट में सबकी फटी पड़ी है। सब अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अपने सीनियर से सवाल कर रहे हैं, भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएं कि नहीं जाएं, एआई हमारी नौकरी तो नहीं खा जाएगा। आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट, और एंट्री लेवल जो इंजीनियर्स होते हैं, जिनको बहुत बेसिक पता है, उनकी तो भाई कुछ नहीं होने वाला, वो तो चड्डी सुखाएंगे बालकनी में खड़े होकर बस अपनी। नौकरी भी उन्हीं लोगों की लगेगी जो लोग एआई के लेवल पे समझ रहे हैं चीजों को। और मेरे टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कम थे, जाते ही नहीं था कोई। एक क्लास में, एक सेक्शन में 30 बच्चे, 40 बच्चे। मेरे खुद के बैच में आई थिंक 48-50 स्टूडेंट्स थे, और मेरे ही कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में कम से कम 250 बच्चे थे। क्यों? माइंडसेट भाई, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तुम्हारे तो करोड़ों का पैकेज लगेगा, लगवा लो अब पैकेज। अभी मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था, अब जो हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग तो कर रहा है, प्रोग्रामिंग तो कर रहा है, लेकिन अभी वो हार्डवेयर पे इतना ज्यादा हाईटेक नहीं हो पाया है कि वो हार्डवेयर बना पाए, कि वो बैठ करके आईपैड बना रहा है, कंप्यूटर ही बना रहा है, हेडफोन बना रहा है। नहीं, अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो हार्डवेयर के अंदर तो अभी बहुत अच्छे लेवल पे रिक्वायरमेंट रहेगी।
तो जिन भी लोगों को साइंस लेनी है और इंजीनियरिंग करनी है, जस्ट थिंक अबाउट हार्डवेयर ऑल्सो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाइए आप, क्योंकि रोबोटिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि रोबोट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे अब। रिसर्च करो। एनवीडिया का जो CEO है, उसका नाम मैं भूल गया, उसी का शायद मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था। तो मैं भी देखता रहता हूं, जबकि मेरा कोई यूज़ नहीं है, बट पता होना चाहिए चल क्या रहा है जीवन में, दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग बहुत एकदम से हजारों करोड़ों रुपए, 500 करोड़, 100 करोड़ कमा लेते हैं, वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि अभी क्या चल रहा है। वो ये देख रहे होते हैं कि आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या होगा। हमको वहां पे जाकर के सोचना है, दिमाग लगाना है। नंबर 4, अपनी पढ़ाई के अलावा प्लीज किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट ढूंढिए और उस चीज को करना शुरू कीजिए। डांस पसंद है, डांस क्लास ज्वाइन कर लो। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लो। यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जो आपको पेंटिंग सिखाते होंगे, थोड़ा बहुत सामान ले आओ, पेंटिंग करना सीखो। म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लो, सीखो। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, कैसियो बजाना पसंद है, हारमोनियम, गिटार, जाओ जाकर के क्लास ज्वाइन कर लो और सीखो। नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं यार, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते आज की डेट में फ्री में। गिटार ले आओ, इन्वेस्ट करो, बोल दो भाई बर्थडे पे हमें गिटार दे देना, या पैसे इकट्ठे करके गिटार मंगा लो अपने लिए और सीखो गिटार। अपने आप को किसी ना किसी लेवल पे अपस्किल करते जाओ अपनी पढ़ाई के साथ साथ। कुछ ऐसा, कुकिंग पसंद है, कुकिंग करो, सीखो, कुछ ना कुछ नया बनाते रहो। बिकॉज यू नेवर नो कि तुम्हारी लाइफ किस चीज के लिए बनी है। अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको और भी जगह अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना चाहिए, आउट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट आउट ऑफ बर्डन। चेस में घुस जाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम ऐसे इंसान हो जिसको बहुत दिमाग लगाना है, या कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं है, डांस वांस जैसा पसंद नहीं है, तो चेस में घुस जाओ। डाउनलोड करो chess.com अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, चेस खेलो। अगर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो बिल्कुल डीप में घुस जाओ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको सब्सक्राइब कर लो, जो लोग अलग अलग पैटर्न समझाते हैं, चेस की अलग अलग मूव समझाते हैं। जाओ जाकर के देखो, अगर कहीं कंपटीशन हो रहा है तो पार्टिसिपेट कर लो। स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर लो चेस के अंदर। नेशनल लेवल पे जाना है जाओ, स्टेट लेवल पे जाना है जाओ, कुछ तो करो। आप में से बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, जेई के लिए, नीट के लिए, IIT के लिए, CUET के लिए। मैं कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं जहां पे आपको मैं ये सिखाऊंगा कि पढ़ना कैसे है। मैं आपको सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं, कैसे मेमोराइज करते हैं, कैसे याद करते हैं, विद कंप्लीट न्यूरोसाइंटिफिक वे, विद कंप्लीट न्यूरोसाइंस, विद कंप्लीट रिसर्च। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड ऑन होगा, क्योंकि मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करी है पास्ट में और मैंने पढ़ाया भी है। तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो दुनिया का, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि सब्जेक्ट तो सब पढ़ाते हैं, तैयारी तो सब कराते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि तैयारी करनी कैसे है, पढ़ते कैसे हैं, चीज़ों को याद कैसे करते हैं लॉन्ग टर्म तक, अपने आप को शांत कैसे रखा जाता है जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है। कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो हो जाता है, लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए उसको कम समय में कैसे, उसको दिमाग में एकदम आंसर क्लिक होना चाहिए। तो जैसे ही कोर्स रेडी हो जाएगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, आप जाके खरीद लेना। एक और खुशखबरी, अप्रैल के पहले हफ्ते से मैं एक सेपरेट चैनल बनाऊंगा जहां पे मैं क्लास 11th और 12th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा जो मैंने पढ़े थे, जो मेरे फेवरेट हैं, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, और एक एप्टीट्यूड जो हर एग्जाम में काम आता है। अब मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा कि मैं पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, बट मेरा मन है पढ़ाने का विद न्यूरो साइंटिफिक वे। जितना भी मैंने पढ़ा है न्यूरो साइंस को, जितना भी समझा है कि कैसे आपके दिमाग में पैटर्न्स बनते हैं, कैसे आपको चीज़ों को समझना है, कैसे किसी बड़े टफ क्वेश्चन को ब्रेक करके अपने दिमाग में घुसाना है कि वो क्वेश्चन आए और आपका सॉल्यूशन क्लिक हो तुरंत ही, तो मैं इन सब चीज़ों पे रिसर्च करता रहता हूँ। तो मेरी इतने टाइम की एक एक्सपर्टीज़ बिल्ड हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ। तो आप लोग जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं वो आ करके पढ़ सकते हैं। नंबर 5, कंसिस्टेंसी इज गॉड। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो भाई, इसको बार बार बोलते रहो, कंसिस्टेंसी इज गॉड, कंसिस्टेंसी इज गॉड। आप क्या करते हैं, आपने अपने 10th क्लास में भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि एक दिन तो आप ऐसा बैठ गए 5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक पता नहीं कहाँ हैं किताबें और कहाँ है पढ़ाई। अपने आप से एक वादा कीजिए कि पूरे 11th में और 12th में भी, चाहे मैं बेशक दिन में 2 घंटा पढ़ूं, 1.5 घंटा पढ़ूं, पर मैं रोज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। हम रोज डेली
कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप नहीं पढ़ सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आप एक भी दिन ऐसा बर्बाद नहीं करेंगे। चाहे आप मैथ्स पढ़ेंगे, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं पढ़िए, क्योंकि 11th में जब आप चले जाएंगे तो रोज़ डेली कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो मस्ट है, 2.5 से 3 घंटा तो मस्ट होता है। उसको आप ब्रेक करके अलग अलग टाइमिंग पे पढ़ सकते हो, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। बेशक कम पढ़ो लेकिन रोज डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाओगे तो आप देखना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नंबर 6, ये आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये आपको ना बहुत ज्यादा हिट करेगा जब भी आप इस लाइन को अपने आप को कहोगे कि भाई मुझे सक्सेसफुल होना है यार, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैन, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन। हम काम धंधे वाले आदमी हैं भाई, मेरे पास बहुत काम पड़े हैं यार करने के लिए, मेरे पास बहुत काम है यार करने के लिए। जब आप ये चीज़ बोलोगे ना, आपको जेन्युइनली फील होगा। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे होगे ना अपनी लाइफ में, तो भी आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली की, मुझे पढ़ना है यार, मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो अच्छा करना है अपने जीवन के साथ। जब तक ये जीवन है 70 साल का, 80 साल का, मुझे कुछ ना कुछ करना है। ऐसे मैं खाली नहीं बिता सकती या बिता सकता अपना वक्त। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैन, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन। गर्ल मत बोलिए प्लीज, लड़कियां, और लड़के बॉयज मत बोलिए। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैन और अ वुमेन। जब आप ये बोलते हैं ना, देखो बॉय से मैन में आने का जो एक ट्रांजिशन होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता वो कैसा कैसा होता है। तो स्टार्ट फीलिंग इट, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन। वो जब लड़की से जब एक वुमेन का टैग लग जाता है ना, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक सेंस ऑफ एटीट्यूड आता है, एक सेंस ऑफ पॉजिटिव एग्रेशन आता है। पॉजिटिव एग्रेशन कह रहा हूं, ठीक है। तो आप जब ये बात बोलेंगे ना, और एट द एंड अपने आप को ये बोला करो कि भाई अपन काम धंधे वाले आदमी हैं, फालतू नहीं है हम कि हांड रहे हैं इधर उधर किसी के पीछे, कहीं कहीं कभी कहीं, चलता रहेगा जो भी चल रहा है ये सब। नंबर 6, स्टार्ट मेडिटेटिंग। जी हाँ, इट्स कंपल्सरी। आज की डेट में तो ये कंपल्सरी हो ही जाना चाहिए। जिस हिसाब से आपका जीवन चल रहा है, जिस हिसाब से सोशल मीडिया ने आपका दिमाग खराब कर रखा है, आपके आसपास के लोगों ने आपका दिमाग खराब कर रखा है, यू नीड योर माइंड टू बी रिलैक्स्ड, टू बी शार्प, टू बी काम, ताकि आप डिसीजन ले सकें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें, अपने गुस्से को चैनलाइज कर सकें, अपने इमोशंस को हैंडल कर सकें। मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, सिंपल मेडिटेशन, 5 मिनट का, 10 मिनट का, बैठना है और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। और अगर आपको और ज़्यादा मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक बताऊं, तो बहुत छोटी सी टेक्निक है, आप बैठिए, मैं बार बार ये अपनी वीडियोज़ में भी शेयर कर चुका हूँ पुरानी। आप मैक्सिमम जितनी सांस खींच सकते हैं उतनी सांस खींचिए, अपनी बेली से खींचिए, बेली ब्रीदिंग करनी है। आप यूट्यूब पे जाके देख लेना बेली ब्रीदिंग कैसे करते हैं। अपने पेट में पूरी सांस भर लो, जस्ट होल्ड इट और अपना ध्यान यहां लगाइए। ये जो थर्ड आई होती है ना, आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, यहां पे फोकस करो, 3 सेकंड का होल्ड करो और उसके बाद धीरे धीरे मुंह से एक्सहेल करो, ठीक है। इससे आप देखना आपको विद इन 30 डेज आपको इफेक्ट दिखेगा। बट अगेन कंसिस्टेंसी इज गॉड, रोज करना पड़ेगा। ध्यान रखो, अपनी एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाओ, चाहे कुर्सी पे बैठ जाओ, चाहे आलती पालती मार के बैठ जाओ, ये वाला पोज बना लो या ये वाला पोज बना लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। बेली ब्रीदिंग करनी है, पेट में पूरी सांस भरनी है, आपका सारा का सारा ध्यान थर्ड आई पे होना चाहिए। 3 to 4 सेकेंड्स के लिए ब्रेथ को होल्ड करो और उसके बाद मुंह से एक्सहेल करो। और इस चीज़ को आप 10 मिनट तक करो, 5 मिनट तक करो, जैसे जैसे आपको मज़ा आने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गुदगुदी होने लगेगी। ये जो पीनियल ग्लैंड होता है यहाँ पे, जो तीसरी आंख होती है, यहाँ पे आपको अच्छा लगने लगता है, फील होने लगता है। धीरे धीरे आप देखना आपकी पूरी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। आप इसको करिए और विद इन 30 डेज आप इफेक्ट देखना। और जो भी लोग 30 डेज तक भी इसको कंसिस्टेंटली कर लें और आपको कुछ इफेक्ट दिखे, तो इसी कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बता के ज़रूर जाना कि क्या इफेक्ट्स आपको महसूस हुए। आप लोगों के कुछ वीडियो सजेशंस अगर हैं तो आप वो दे दीजिए। जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।